नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो कि हम करंट पढ़ रहे थे, ओशनोग्राफी की हमने शुरुआत की थी, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक प्रकार से कंपलसरी सब्जेक्ट है हर यूनिवर्सिटी का। किसी भी यूनिवर्सिटी में देखिए आप, मास्टर डिग्री के विद्यार्थियों के लिए, ग्रेजुएशन में भी ये पोर्शन आता है बीए के 3rd सेमेस्टर में। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यूजीसी नेट है और एस्टेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं अगले विषय को। आज हम पढ़ेंगे करंट ऑफ अटलांटिक ओशियन, जिस तरह से हमने करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन किया था। तो सभी करंट लिखा हुआ है, उनका नेचर लिखा हुआ है, वार्म है, कोल्ड है, और मानचित्र के माध्यम से हम उनको देखते हैं। पहला है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। जैसा कि आपने प्रशांत महासागर में देखा था, उसी तरह से हम अटलांटिक ओशियन में देखते हैं। भूमध्य रेखा के लगभग 5 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से अफ्रीका के पश्चिमी तटों से आरंभ होकर, जहां पे गाम्बिया है, गिनी बिसाऊ है, केप वर्डे है, यहां से शुरू होकर आगे बढ़ती है ये करंट, जाके ब्राजील के तटों से फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएलाइन देशों के आसपास से टकराती है, आगे की तरफ बढ़ती है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पूर्व से पश्चिम चलती है। ट्रेड विंड के प्रभाव इन पे साफ दिखाई देता है। वार्म करंट है ये। आगे चलकर इन तटों से टकराकर फ्रेंच गुयाना के ऊपर से चलते हुए यहां पर इसे एंटाइल्स करंट भी कहते हैं। एंटाइल्स करंट कई बार मैंने एग्जाम में आते हुए देखा है। किस महासागर में बहती है? आंसर आएगा नॉर्थ अटलांटिक में। एंटिलिस करंट आगे बढ़ती है तो कैरेबियन सागर में चली जाती है। कैरेबियन सागर में इसे कैरेबियन की जलधारा कहते हैं, इसलिए हमने एंटिलिस और कैरेबियन करंट इकट्ठा ही लिखा हुआ है, जो दोनों वार्म करंट है। यह जल आगे बढ़ता हुआ मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है। मैक्सिको की खाड़ी में सर्कुलर फॉर्म में घूमता है। आगे चलकर ये फ्लोरिडा कोस्ट है, दिख रहा है आपको नीचे की तरफ जो निकला हुआ है, फ्लोरिडा कोस्ट के आसपास से है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसे फ्लोरिडा और मैक्सिको करंट हमने इकट्ठा लिखा हुआ है। मैक्सिको की करंट भी लिखा हुआ आ जाता है कई जगह पे, फ्लोरिडा की करंट भी लिखा हुआ आ जाता है। जो फ्लोरिडा और मैक्सिको करंट गर्म जलधारा है, क्योंकि नॉर्थ इक्वेटोरियल चला है, एंटिलिस, कैरेबियन, मैक्सिको, फ्लोरिडा, ये सब इस तरह से घूमता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका औसत तापमान अधिक है। फ्लोरिडा और मैक्सिको की करंट आगे चलकर गल्फ स्ट्रीम में चेंज हो जाती है। फ्लोरिडा के कोस्ट से आगे जल साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है। यहां पर जाते ही जैसे ही 30 डिग्री को ये क्रॉस करता है तो इसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिक बदल जाती है। गल्फ स्ट्रीम चेंज हो जाती है किसके रूप में? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में। यहां पर इसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसमें खास बात क्या है? जिस तरह से यहां पर कैलिफोर्निया और ऊपर की तरफ अलास्का करंट गई थी, इसी तरह से यह करंट यहां भी 2 हिस्सों में सेपरेट हो जाती है। एक नीचे की तरफ आती है कनारी कोस्ट से, जिसे कनारी की ठंडी जलधारा कहते हैं। एक जलधारा ऊपर की तरफ जाती है, जहां पे इसे यहाँ पे नॉर्वेजियन सागर में नॉर्वेजियन करंट कहा जाता है। नॉर्वेजियन करंट गर्म है, जबकि कनारी करंट ठंडी है। जिस तरह से कैलिफोर्निया थी, कनारी तट वापिस आती है, उसी हिस्सों में आके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में फिर से मिल जाती है। नॉर्वेजियन का करंट ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है, मैंने 8 नंबर में भी किसी मास्टर डिग्री के एग्जाम में आते हुए देखा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता है। गल्फ स्ट्रीम को वार्म ब्लैंकेट क्यों कहा जाता है? गर्म जो ये वेस्टर्न यूरोप है, इसके लिए ये वरदान कैसे है, और वहां के लिए इसे वार्म ब्लैंकेट करंट का रूप हम कैसे दे सकते हैं? गल्फ स्ट्रीम का फ्लोरिडा के तट से गल्फ स्ट्रीम का जल आगे बढ़ता है और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में बदल जाता है। तो ये एक ही जलधारा समझिए, हमने लोकेशन के अकॉर्डिंग इनका नामकरण किया हुआ है। यह जलधारा आगे बढ़ती है, बहुत गर्म है, यहां से गर्म है, यहाँ पे ठंडा प्रदेश है। तो यहाँ पे जो पोर्ट हैं जितनी भी, चाहे यूनाइटेड किंगडम की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे दूसरे प्रदेशों की हो, वहां पर बर्फीले बर्फ जमी होती है पोर्ट के ऊपर। तो यह गर्म जलधारा जो जाती है गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो वहां पर बर्फ को पिघला देती है, जिससे आयात निर्यात व्यापार संभव होता है। दूसरी बात यह कंपकपी ठंड होती है जिस समय, तो यह जलधारा जाती है तो वहां पे एमिएबल टेम्परेचर करती है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देती है, जिससे एग्रीकल्चर को और दूसरे भी बेनिफिट्स ह्यूमन के स्वास्थ्य के लिए रहते हैं। तो इसलिए इसकी इंपोर्टेंस बहुत अधिक है। इसके बाद आता है नॉर्वे करंट, जो ऊपर की ओर चली है, गर्म है। ग्रीनलैंड के दोनों तटों से, ईस्टर्न ग्रीनलैंड और वेस्टर्न ग्रीनलैंड से 2 जलधाराएं ऊपर से असंतुलन जो चलका हुआ है आइसबर्ग लेते हुए आती हैं। दोनों की दोनों ठंडी है। यहाँ पे ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट है, यहाँ पे वेस्टर्न ग्रीनलैंड करंट है। वेस्टर्न ग्रीनलैंड करंट आगे बढ़ते लैब्राडोर सागर में आती, जिसे लैब्राडोर की जलधारा भी कह देते हैं। तो क्या होता है, लैब्राडोर की जलधारा
और गल्फ स्ट्रीम दोनों के दोनों न्यू फाउंडलैंड द्वीप के ऊपर मिलते हैं। जिस तरह से क्यूरोशियो और ओयोशियो जापान के ऊपर मिले थे, वही सिचुएशन होती है। फोग बहुत बढ़ जाता है, प्लैंकटन लेके आते हैं, सूटेबल प्लेस फिशरीज के लिए माना जाता है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप को और जापान के द्वीप को फिशरीज के लिए सबसे मोस्ट सूटेबल प्लेस दुनिया में मानी जाती है। तो ये रहती है नॉर्थ अटलांटिक की करंट। हम दोबारा इसमें देखते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एंटिलिस की करंट, कैरेबियन, मैक्सिको, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कनारी, नॉर्वेजियन, ईस्टर्न ग्रीनलैंड, वेस्टर्न ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, ये करंट रहेंगी नॉर्थ अटलांटिक। इसी तरह से साउथ अटलांटिक की हम देखते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिणी हिस्सों में 4 से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के आसपास अफ्रीका के पश्चिमी तटों से, जहां पे अंगोला देश है, यहां से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ती है, ईस्ट से वेस्ट चलती है, ब्राजील के तटों से टकराती है, फिर उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो जाती है। इसे साउथ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। जो आगे चलकर यह जलधारा ब्राजीलियन करंट में बदल जाती है। ब्राजीलियन करंट भी वार्म है, आगे बढ़ती है। यह जलधारा बहुत अधिक दूरी तय करने के बाद फोकलैंड के द्वीपों के आसपास पहुंचती है। फोकलैंड का जो द्वीप है उसकी लोकेशन देखते हो, वो 30 से 60 डिग्री के बीच में आ जाता है, जहां पे वेस्टर्ली चल रही है। तो यहाँ पे पीछे से अंटार्कटिका सर्कमपोलर और साउथ ड्रिफ्ट भी आ रहा है, जिसका कुछ जल आगे बढ़ता है। फोकलैंड के द्वीपों के आसपास उसे फोकलैंड की ठंडी जलधारा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन बदल चुकी है, टेम्परेचर बदल चुका है। फिर फोकलैंड द्वीप के आसपास से जो जलधारा चलती है आगे बढ़ते हुए साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिस तरह से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट था, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। तो यहां से जो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो ठंडी जलधारा के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है, जिसके जल की कुछ मात्रा ऊपर चलकर अफ्रीका के तटों से टकराती है। यहाँ पे बेंगुएला का जो बेसिन है, वहां पर बेंगुएला करंट के नाम से ये जाना जाता है, जो एक ठंडी जलधारा है। यह जल आगे बढ़ते हुए इस ओर मुड़ता है, साउथ से नॉर्थ की ओर उसकी डायरेक्शन हो जाती है, जो वापिस चल के साउथ इक्वेटोरियल में मिलता है। ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पे सर्कल बनते हैं प्रत्येक महासागर के हिस्सों के अंदर। केवल नॉर्थ इंडियन ओशियन को छोड़ दें, जिसके लिए उसका शेप जिम्मेदार होता है, उसका कम स्पेस जिम्मेदार है। तो यहाँ पे बेंगुएला जो करंट है ऊपर की तरफ जाती है साउथ से नॉर्थ की ओर, और वापिस साउथ इक्वेटोरियल में मिल जाता है। एक जलधारा तीनों महासागरों में चली रही है। साउथ ओशियन में अंटार्कटिका सर्कमपोलर, जैसा मैंने आपको बताया था, ठंडी है। फिर काउंटर करंट आता है, जो नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट गई है ईस्ट से वेस्ट, उनका जल असंतुलन के कारण ब्राजील रिंग के तटों से टकराकर जल की छोटी जलधारा के रूप में इक्वेटर के पास से चलता है, जिसे काउंटर इक्वेटर करंट कहा जाता है। काउंटर करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहा जाता है। तो पैसिफिक की करंट और अटलांटिक की करंट को हमने मानचित्र के माध्यम से सदुपयोग करने की कोशिश की है, ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो, आपको समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा आपको इसका पता लगे। तो हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विषय के साथ में। तब तक आप इन करंट पे ध्यान दें, दोनों महासागरों पे, और लगातार देखिए। जहां पे भी डाउट है आप हमारे से बात कीजिए, आपका रिप्लाई बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू वेरी मच।